परसेंटेज की बात करें तो लगभग 59% के आसपास बिहार की इन 5 सीटों पर वोटिंग परसेंट नजर आ रहा है। और सबसे जो खास बात रही इन 5 लोकसभा सीटों में वो एक पूर्णिया, जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद रहा, जो हॉट सीट बनता हुआ नजर आया जब से राजद ने बीमा भारती को वहां से प्रत्याशी बनाया था। पप्पू यादव कांग्रेस चले गए इस उम्मीद में कि पूर्णिया से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन राजद ने वहां से बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। तब से ये फाइट चलती आ रही थी और इसमें ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि अब इस फाइट में क्या पप्पू यादव जीत पाते हैं या फिर बीजेपी के कैंडिडेट यहां से बाजी मार लेते हैं, या राजद की बीमा भारती यहां से जनता का प्रतिनिधित्व करेंगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त यहां की फाइट रही और पप्पू यादव के लिए भी आन बान शान का मामला रहा, क्योंकि उन्होंने बगावत करके इस सीट पर चुनाव लड़ा है। और अब यहाँ की जनता ने किस पर भरोसा किया है ये 4 जून को पता चलेगा और कौन यहाँ से कैंडिडेट बनता है, क्योंकि लगातार इस सीट के लिए बार्गेनिंग होती रही, लेकिन राजद इस सीट पर झुकने को तैयार नहीं हुआ और आखिरकार पप्पू यादव ने यहाँ निर्दलीय ही पर्चा दाखिल कर दिया। और अब इन तीनों कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। किसे जनता ने चुना है वो देखना भी काफी दिलचस्प होगा। और अब बात करते हैं चुनावी प्रचार की। लगातार बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर है और प्रधानमंत्री लगातार बिहार में चुनावी दौरे पर पहुंच रहे हैं। अपने सहयोगी दलों के चुनाव प्रचार के लिए, बीजेपी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए लगातार उनका दौरा हो रहा है। आज भी प्रधानमंत्री अररिया और मुंगेर पहुंचे और यहां पर उन्होंने राजद पर निशाना साधा। अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार तो उन्होंने किया ही, लेकिन सीधे राजद पर निशाना साधा। और आज ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है। सीधे पीएम ने निशाना साधते हुए आरजेडी को बूथ लूटने वाली पार्टी करार दिया, जिस पर कई तरह के रिएक्शन भी सामने आए हैं। और इधर तेजस्वी यादव ने का भी रिएक्शन सामने आया कि अब प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में 400 पार की बात क्यों नहीं करते। क्या उन्हें पता चल गया है इन चरणों के चुनाव के बाद कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए अभिषेक हमारे साथ। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, लगातार प्रधानमंत्री दौरे पर पहुंच रहे, अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके निशाने पर आरजेडी होती है अमूमन तमाम जगहों पर बिहार में जहां जहां वो चुनाव प्रचार करने गए हैं। आज तो उन्होंने आरजेडी को बूथ लूटने वाली पार्टी तक बता दिया। किस तरह का यहां रिएक्शन और पीएम के आने से चुनावों पर कितना असर पड़ता है, क्या आकलन कर पा रहे हैं? देखिए आसिया, सबसे पहले बता दें कि विपक्षी दलों ने एक हलफनामा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम से चुनाव ना करा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और उसके लिए चुनाव आयोग से भी उन्होंने कहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये वर्डिक्ट दिया है कि इसमें कोई तरह की मतलब गलती नहीं है और ये इस तरह का नहीं हो सकता है। तो इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस समय अररिया में सभा कर रहे थे और मुंगेर में, तो उन्होंने सीधा कहा कि जदयू जो आरजेडी है, आरजेडी जो बूथ लूटने वाली पार्टी है। और अब अगर बात करें आसिया, चुनावी सभाओं में खास करके जो भाषण जिस तरह से दिया जा रहा है और जिस तरह के भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, अब चीज़ें काफ़ी बदलती आ रही है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार अब आरजेडी पर बिहार में सीधा हमलावर होते हैं या फिर कहें कि कहीं और भी रहते हैं तो परिवारवाद पर सीधा बोलते हैं। तो अब आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो बोल रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो इस बात में अब एक अलग तरह की धार ली जा रही है और आरजेडी के लोग ये बताने में लगे हुए हैं खास करके बिहार में कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा था वो फेल हो चुका है, इसलिए नरेंद्र मोदी अब नहीं बोल रहे हैं। और जो कॉन्फिडेंस बीजेपी लगातार दिखा रही थी कि वो 400 पार करेंगे या फिर उतना समर्थन उनके साथ है कि इस बार 2019 का भी जो रिकॉर्ड है उसे बीजेपी तोड़ देगी। तो दूसरी तरफ अब आरजेडी या फिर जो अन्य विपक्षी दल है वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो नारा है वो फेल हो चुका है और अब हम लोग सरकार में आने वाले हैं। हालांकि जो भी कुछ होगा वो 4 जून को आसिया स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें हैं अब वो धीरे धीरे टर्न ले रही है। और जैसे चुनाव दूसरे फेज का आज समाप्त हो चुका है और तीसरे फेज के जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ के लिए नरेंद्र मोदी ने सभाएं भी की है। और मुंगेर सीट में जाकर के नरेंद्र मोदी की सभा करना एक तरीके से माना जा सकता है कि जिस तरह से ललन सिंह पर कई तरह के दबाव को देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि ललन सिंह शायद इस बार चुनाव में
उनको काफ़ी परेशानी होगी। तो नरेंद्र मोदी का अचानक से कार्यक्रम बदला और वो दरभंगा की जगह पे मुंगेर गए। मुंगेर में उनका सभा हुआ, अररिया में सभा हुआ और लगातार अभी और भी सभाएं की जो जानकारी मिल रही है सोर्स के हिसाब से कि अभी कुछ दिनों में जो तीसरे चरण को लेकर के वो और भी सभाएं करेंगे और बिहार अभी उनके टारगेट पर है। टारगेट मतलब बिहार में भी उनकी मेहनत करने की जरूरत है। और जिस तरह से आज जो मतदान हुआ है, हालांकि प्रतिशत जिस तरह से अभी तक बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, तो एक चिंता का विषय खास करके एनडीए खेमे में ज़्यादा दिख रहा है कि आखिर ये जो घट क्यों रहा है और किस वर्ग के लोगों का जो है मतदान घट रहा है, जो प्रतिशत जो कमी आ रही है। तो जिस तरह से भाषण अब जो हो रहा है वो अब लगातार इस पर आ गया है, खास करके एनडीए के नेताओं का, कि उनके जो समर्थक हैं वो घरों से बाहर निकले और जाकर के वोट में अपने आप को कन्वर्ट करें और जो उंगली की जो ताकत है वो दिखाएं। और जिस तरह से अमित शाह ने पिछले दिनों कहा भी था कि आप अपने उंगली की ताकत को ईवीएम मशीन के जरिए दिखाइए और अपने निशान जो वोटिंग के बाद जो निशान होता है उसे आप दिखाइए, तब चीज़ें आपके हक में आएगी। और लगातार नरेंद्र मोदी अब ये भी बोलने लगे हैं कि हम लोग जब अगली बार आएंगे तो क्या कुछ करेंगे, किस तरह से काम करेंगे। और पिछली सरकारों में क्या कुछ हुआ था, कांग्रेस की बात करते हैं या फिर बिहार आने के बाद आरजेडी की बात करते हैं। और एक तरीके से जो आरजेडी के ऊपर जिस तरह का तमगा लगाया जाता है, खास करके परिवारवाद और उसके अलावा जंगल राज, तो आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि बूथ लूटने वाली पार्टी, तो एक दौर था जब बिहार में इस तरह की चीज़ें होती थी और उस समय लालू प्रसाद की सरकार थी, राबड़ी देवी की मुख्यमंत्री होती थी, तो ये एक दौर था। उसके फिर से एक बार याद दिलाने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और आसिया चीज आप समझिएगा कि हर बार जब भी चुनाव आता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, बीजेपी खास करके सीधा जंगल राज की बात करती है, कुशासन की बात करती है, हत्या, लूट और अपहरण जैसे जो मामले हैं उसकी बात करती है और लोगों को हमेशा याद दिलाने की कोशिश करती है कि 2005 से पहले बिहार का क्या माहौल था, किस तरह के माहौल थे। और जब हम लोग सरकार में आए, यानी कि बीजेपी जब सरकार में रहती है तो बिहार का माहौल काफ़ी बदल जाता है। इसलिए अब आसिया जो भाषण का जो तेवर है वो बदल रहा है और जो शब्द है वो और तीखे निकल रहे हैं। एक और चीज़ आपने गौर किया होगा अभिषेक कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री बिहार में रैलियों पर आए तो उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया, राजद को परिवारवाद पर निशाने पर लेते हुए नजर आए, 400 पार की बात करते हुए नजर आए, गारंटी की बात करते हुए नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री के इस बार के दौरे में वो 400 पार वाली बात नहीं थी, वो नारा नहीं था, गारंटी नहीं थी और अब सिर्फ राजद और ईवीएम के फैसले के बाद बूथ लूटने वाली पार्टी का उन्होंने लक़ब दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि इसी को मुद्दा उठाता हुआ विपक्ष भी नजर आ रहा है। अब तेजस्वी भी अपनी रैली में नीतीश पर निशाना ना साधकर अब सीधे बीजेपी पर ही, पीएम पर ही हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आसिया, बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से दूसरे चरण में उम्मीद थी कि जो 2019 में जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज हुआ था शायद उससे 1% ज़्यादा या फिर उतना तो जरूर आएगा, लेकिन अभी तक जो चुनाव आयोग का जो रिपोर्ट है उस हिसाब से तकरीबन 3.5% मतदान अभी भी कम है। तो 3.5% मतदान बहुत ज़्यादा होता है और जीतने के लिए, हारने के लिए 1%, 1.5% भी काफ़ी होता है। तो अब नरेंद्र मोदी ये समझ रहे हैं कि जो वोटिंग जो कम हो रही है, जाकि फर्स्ट पेज में भी वोटिंग काफ़ी कम हुई, नवादा में तो 9% वोटिंग कम हुई, तो वहां से विवेक ठाकुर बीजेपी के जो कैंडिडेट वो थे, तो बीजेपी को ये बात समझ में आने लगी है कि अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो गारंटी की बात कर रहे थे या फिर जो 400 पार की बात कर रहे थे, उससे का इम्पैक्ट जो इतना वो सोच के कर रहे थे शायद उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है और इसलिए अब चीज़ें बदल रही है। अब जो भाषण का जो टॉपिक है जो वो पूरा चेंज होने की तैयारी हो रहा है। और लगातार जिस तरह से कैंपेन तेजस्वी यादव लगातार एक दिन में 7 सभाएं और 8 सभाएं कर रहे हैं, साथ में मुकेश सहनी को वो लेके घूम रहे हैं और इसका एक जो माहौल है वो बनता हुआ, मतलब एक अलग तरह का माहौल उनके, मतलब जिस तरह से सभाओं में भीड़ हो रही है या फिर जिस तरह का जो भाषण वो दे रहे हैं, तो जीत और हार अपने जगह पर है। लेकिन इतना जरूर है आसिया की एक तरफा माहौल नहीं है। जिस तरह से 2 महीने पहले तक या 3 महीने पहले तक जब बातें होती थी कि बीजेपी के सामने कोई है ही नहीं, अब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आ चुके हैं, अब कोई लड़ाई में नहीं है, ममता बनर्जी ने समर्थन नहीं दिया है यानी कि इंडिया गठबंधन को, तो अब कोई मतलब नहीं है, 2 मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, तो कहीं लड़ाई नहीं। लेकिन जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल विपरीत दिख रही हैं और लड़ाई तो है।
जीतना और हारना अपने जगह पर है, लेकिन लड़ाई है और ये लड़ाई का ये नतीजा ही है कि नरेंद्र मोदी को अब अपने भाषण में चीज़ों को बदलना पड़ रहा है और जो टॉपिक है उसे चेंज करना पड़ रहा है। आसिया, चलिए, तो इस बार ये कोशिश और लगातार बिहार में जब वोटिंग प्रतिशत घट रहा है तो ये राजनीतिक पार्टियों के लिए भी बेहद चिंता वाली बात है और इसलिए शायद अपनी सभाओं में और अपने भाषणों में अब जो जिस तरह का निशाना होता था उसे और धार देने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बूथों तक पहुँचे और मतदान करें। अब ये जो कम परसेंटेज हो रहे हैं ये क्या चुनावी नतीजों पर असर डालेंगे या फिर जनता उदासीन हो रही या फिर वाकई जैसे इसके राजीव कह रहे थे कि यहाँ पर मौसम का भी असर है क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान है, क्या इसका असर पड़ रहा है वोटिंग परसेंटेज पर? क्या धूप की वजह से, लू की वजह से लोग नहीं पहुंच रहे हैं? ये एक अलग मैटर हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग तमाम कोशिशें कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर चल रहा है। आज 5 सीट में दूसरे चरण के तहत चुनाव हुआ है और सबसे दिलचस्प यहाँ की जो जंग है वो पूर्णिया की जंग है इन 5 सीटों में, क्योंकि यहां से पप्पू यादव चुनावी मैदान में थे और त्रिकोणीय मुकाबले को बनाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब मतदान हुआ तो ये मुकाबला अब बीजेपी बनाम पप्पू यादव नजर आने लगा और अब यहाँ पर जो 4 जून को ईवीएम खुलेगा तो क्या पप्पू यादव की किस्मत को लॉक किया है यहाँ की जनता ने या फिर बीजेपी कैंडिडेट, एनडीए कैंडिडेट पर भरोसा जताया है? वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि पप्पू यादव जिस तरह से भावुक हुए इस सीट को लेकर, उन्होंने कांग्रेस तक को छोड़कर निर्दलीय यहाँ से पर्चा भर दिया है। तो ऐसे में ये रिजल्ट काफ़ी अहमियत रखता है।